गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखो पिछली क्लास में हम जीओसी की बात कर रहे थे, तो जीओसी में भी रेजोनेंस की बात कर रहे थे। मैंने कहा था रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस होता है पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। तो जीओसी में हमने पिछली क्लास में बात करते टाइप ऑफ रेजोनेंस। टाइप ऑफ रेजोनेंस की बात करते कि मेरे पास कौन कौन से टाइप के रेजोनेंस होते हैं। तो मैंने कहा था 6 टाइप के रेजोनेंस के जो टाइप होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं। उसमें हमने 3 टाइप पढ़ लिए थे। कौन कौन से पढ़ लिए थे? लोन पेयर पाई रेजोनेंस, दूसरा था नेगेटिव पाई रेजोनेंस और तीसरा था लोन पेयर पॉजिटिव या मैं कहूँ वैकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस। ठीक है, 3 टाइप हमने पढ़ लिए थे। तो आज जो हमने पढ़ना था वो 4th टाइप पढ़ना है। ठीक है, पिछली क्लास में एक क्वेश्चन दिया था, उसमें भी हमने 4 बातें देख रहे थे। मेनली जो 4 बातों पर फोकस कर रहे थे, कौन कौन से पे? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे काउंट करते हैं, दूसरी चीज हम उसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तीसरी चीज उसमें लोकलाइज है वो या डीलोकलाइज है, इसके ऊपर फोकस करते। और फोर्थ है कि उस लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज का घर कौन सा होगा, ऑर्बिटल कौन सा होगा। इस 4 चीजों पे हम फोकस करके चल रहे थे। ठीक है, क्योंकि उनकी जो 4 बातें यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं 4 चीजों को ही आपको समझना है। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं 4th टाइप हम डिस्कस करेंगे। 4th टाइप, उससे पहले मैंने पिछली क्लास में क्वेश्चंस भी दिया था, शायद इनऑर्गेनिक बेंजीन का, बोराजीन का। तो उसमें मैंने कहा था कि आपके पास जो इनऑर्गेनिक बेंजीन है इसका हाइब्रिडाइजेशन का निकालना है, और बताया था कि ये लोकलाइज है, डीलोकलाइज है और इनका घर कौन सा होगा। ये सारी बातें हमें डिस्कस करनी थी। इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो ये आपका इनऑर्गेनिक बेंजीन था। दूसरा आपके पास एक और सिस्टम दिया था मैंने कंपैरिजन के लिए, एक ये सिस्टम दे रखा था। ठीक है, ये दोनों सिस्टम थे। तो मैंने कहा था इसमें सबसे पहले की बात करें कि इनका हाइब्रिडाइजेशन की। तो देखो यहाँ जो लोन पेयर होगा, आपको पता है बोरोन है, बोरोन होगा तो इसका पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा, और वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा तो ये अपना लोन पेयर इसमें डोनेट कर देगा। तो ये कौन सा टाइप हो गया? ये आपका लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज या वैकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस हो गया। ठीक है, तो यहां से इसका मतलब ये लोन पेयर अगर डोनेट कर रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। मैंने कहा था कोई भी लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो हमेशा उसका घर कौन सा होगा? उसका पी ऑर्बिटल रहेगा। उसका जो घर होगा वो कौन सा होगा? पी ऑर्बिटल रहेगा। और अगर रेजोनेंस नहीं कर रहा होता है तो उसका घर कौन सा होगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। ठीक है, तो ये पी ऑर्बिटल में रहेगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन, जब भी कोई लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करता है तो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं होगा। तो ये हमारा लोन पेयर होगा, ये हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं होगा। तो बचे हुए सभी होंगे तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp2 हो जाएगा। ठीक है, और इसका लोन पेयर का घर कौन सा हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पी ऑर्बिटल। तीनों ही केसेस में यहाँ वैकेंट पी ऑर्बिटल है, ये अपना डोनेट कर देगा, यहाँ अपना लोन पेयर है, ये डोनेट कर देगा। तो हर एक नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा। अगर बात करें कि लोकलाइज लोन पेयर है, डीलोकलाइज है, तो ये क्या होगा? डीलोकलाइज, क्योंकि इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो ये तीनों के तीनों जो लोन पेयर होंगे ये क्या होंगे? डीलोकलाइज्ड लोन पेयर होंगे। डीलोकलाइज लोन पेयर कहेंगे इसको। ठीक है, अगर इसमें कह दिया जाए नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो मैंने कहा था पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। तो अगर कोई लोन पेयर क्या करे, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो हम उसको पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। अगर वो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस नहीं करता है तो हम उसको पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, और पाई बॉन्ड होंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन है ही। तो यहाँ कितने आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन है? 2। ये हो गए 2 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, मोस्टली सभी बच्चों ने कर लिया होगा ये क्वेश्चंस। अब इसकी बात करें तो यहाँ आपके पास, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। अब इनकी बात करें कि ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, इसका ये कौन सा है, इसका घर कौन सा है, इसका ऑर्बिटल कौन सा होगा। तो मैंने कहा कि लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज अगर रेजोनेंस करता है तो वो लोन पेयर पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। अगर वो रेजोनेंस नहीं कर रहा है तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा। तो यहाँ ये लोन पेयर रेजोनेंस कर नहीं रहा है क्योंकि इस कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं। तो ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा। तो इसका जो ऑर्बिटल घर होगा वो कौन सा होगा? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएगा। और इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये अगर लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में इन्वॉल्व हो रहा है तो 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, मतलब 1 s रहा होगा और 3 p रहे होंगे। सेम कहानी इसके साथ कि 1 s रहा होगा और 3 p रहे होंगे। सेम इसके साथ 1 s रहा होगा, 3 p रहेंगे। अगर कह दिया जाए लोन पेयर जो है ये लोकलाइज है, डीलोकलाइज, तो हम क्या कहेंगे कि ये लोकलाइज लोन पेयर है। अगर रेजोनेंस नहीं कर रहा है तो लोकलाइज, अगर रेजोनेंस कर रहा है तो डीलोकलाइज लोन पेयर होगा। ठीक है,
तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइप, 3 टाइप हो गई हमारा। फोर्थ टाइप हमें जो करना है डिस्कस, वो होगा इसका पॉजिटिव चार्ज पाई रेजोनेंस। पॉजिटिव चार्ज पाई रेजोनेंस। पॉजिटिव चार्ज पाई रेजोनेंस, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव चार्ज पाई रेजोनेंस की अगर हम बात करें तो यहां क्या है कि मेरे पास एक एटम के पास ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा और उसके बगल में क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड, तभी रेजोनेंस पॉसिबल होगा। तो यहां से हम कहेंगे कि भाई हमारे पास, अगर मैं इसी की बात करूं तो ये रेजोनेंस करेगा, और रेजोनेंस करेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, ए डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर मैं इसका हाइब्रिड की तरह बात करूं तो मैं कहूंगा जब भी कार्बोकेटाइन बनता है तो उसके पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, और ये आपका क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा, जो क्या कर रखा है भाई, यहां से ओवरलैपिंग कर रखी है इसने, ठीक है। ये आपके पास, ये आपका क्या है, कार्बोकेटाइन है ए। इसके पास जो भी कार्बो मैंने बताया था, कार्बोकेटाइन हो या बोरोन होता है तो उनके पास क्या होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, तो ये वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा। तो यहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ इसके अंदर डोनेट कर देंगे, तो यहां से क्या बन जाएगा, यहां से क्या आपका ए, ये सी और ये सी हो जाएगा। तो ये तो इसका वैकेंट ऑर्बिटल, ये क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा, और ये दोनों इनके पी ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या कर लेंगे भाई, ओवरलैप कर लेंगे। कुछ ऐसा आपके पास सामने बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ एक कार्बोकेटाइन जो बना है, ये कार्बोकेटाइन क्या है, डीलोकलाइज, तो इसे क्या कहेंगे, डीलोकलाइज कार्बोकेटाइन कहेंगे, क्योंकि ये रेजोनेंस कर रहा है आपके पास पाई बॉन्ड के साथ, डीलोकलाइज हो रहा है, पहले इस पे था, इस पे यहाँ आ गया है। तो जितना ज्यादा ये रेजोनेंस करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ इसका अगर मैं बात करूं तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई कार्बोकेटाइन होता है उसके पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अगर इसको कोई इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये कार्बोकेटाइन क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। तो यहाँ से ये पाई बॉन्ड क्या कर रहा है, इस कार्बोकेटाइन को डोनेट कर रहा है। अगर पाई बॉन्ड इस कार्बोकेटाइन को डोनेट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ से जो एक कार्बोकेटाइन है डिस्पर्स हो रहा है, चार्ज डिस्पर्स हो रहा है, चार्ज अगर डिस्पर्स होगा तो उतना ही स्टेबल होगा। तो जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा मेरा कार्बोकेटाइन, उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, और इस कार्बोकेटाइन का क्या नाम होगा, डीलोकलाइज कार्बोकेटाइन। तो इसका नाम क्या होगा, डीलोकलाइज कार्बोकेटाइन कहेंगे, ठीक है। तो कौन सा डीलोकलाइज होगा, कौन सा लोकलाइज होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल दे दिया जाए कि आपको कहा जाए कि बताओ ये मेरे पास कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, एक आपके पास ये दे दिया जाए, कहा जाए ये दोनों कार्बोकेटाइन जो बने हैं क्या ये लोकलाइज है, डीलोकलाइज। तो देखो ये कार्बोकेटाइन है, इसके बगल में कोई पाई बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड नहीं तो ये रेजोनेंस नहीं कर रहा होगा, रेजोनेंस नहीं कर रहा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, लोकलाइज कार्बोकेटाइन। लोकलाइज कार्बोकेटाइन। अगर ये मेरा पाई बॉन्ड है, ये मेरे पास कार्बोकेटाइन है, ये आपका रेजोनेंस कर सकता है, रेजोनेंस करेगा तो क्या बन जाएगा, यहां से CH2 पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये रेजोनेंस कर रहा है तो इस कार्बोकेटाइन का नाम क्या होगा, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। अगर कह दिया जाए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है इस कार्बोकेटाइन का, तो यहां अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो मैं कहूंगा ये मेरे पास क्या है, पाई बॉन्ड है, और इसके साथ क्या जुड़े हुए हैं, 2 H जुड़े भी हैं, और एक आपके पास ये p ऑर्बिटल है, ठीक है। तो यहां से कितने सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, और मैं नेगेटिव चार्ज काउंट करते हैं तो एक तो उसमें ऐसा होगा और बचे हुए 3 क्या होंगे, p होंगे। तो यहाँ मेरे पास 3 ओनली सिग्मा बॉन्ड है, तो एक ऐसे रहा होगा और 2 p रहे होंगे। तो आपका जो कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp2 होगा, sp2 होगा, ठीक है। तो इसमें अगर बात की जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप के ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो देखो सिंपली यहाँ आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल कहेगा कि ये क्वेश्चंस कह देगा, मैं इसको 1 दे देता हूं, ठीक है। जैसे आपके पास सिंपली कह देगा कि ये आपके पास कोई कार्बोकेटाइन दे दिया है, एक आपके पास यहां से ये कार्बोकेटाइन दे दिया है, और एक तीसरा कार्बोकेटाइन ये 3 कार्बोकेटाइन है, इन तीनों में कंपैरिजन करो। जैसे मैंने कह दिया P, Q और R में इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर फाइंड आउट करो। तो कैसे
करेंगे यहाँ से स्टेबिलिटी, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कैसे करेंगे, हम कहेंगे जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ही चार्ज डिस्पर्ज होगा, चार्ज जितना ज्यादा डिस्पर्ज होगा उतनी ही उस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ से अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो क्या है, लोकलाइज कार्बोकेटायन है, ये तो आपका क्या है, लोकलाइज्ड कार्बोकेटायन है, ठीक है। इसकी बात करें तो ये हमारा जो कार्बोकेटायन होगा ये क्या है, डीलोकलाइज है, ये डीलोकलाइज होगा, रेजोनेंस कर रहा होगा तो यहां से डीलोकलाइज होगा। पर कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। इसकी बात करें तो यहां से मेरे पास इसकी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी, यहां पॉजिटिव चार्ज ये बन गया। अब ये वापिस रेजोनेंस करेगा तो इसकी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, तो ये पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी। तो यहाँ क्या होगा, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनेंगे उतना ही चार्ज डिस्पर्ज होगा, चार्ज जितना ज्यादा डिस्पर्ज होता जाएगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो यहां मैं कहूंगा ये भी हमारा डीलोकलाइज लोन पेयर ना, डीलोकलाइज कार्बोकेटायन होगा, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा हो जाएगी। तो मैं क्या कहूंगा, सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी होगी वो आर की होगी, उसके बाद क्यू की होगी, और सबसे लीस्ट जो होगी वो पी की होगी। सबसे लीस्ट किसकी होगी, पी की होगी, ठीक है। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन कह दिया जाए, ये क्वेश्चन बोल दिया जाए, कहा जाए कि स्टेबिलिटी ऑर्डर फाइंड आउट करो, जैसे सिंपली ये क्वेश्चन बोल दिया जाए, भाई एक ये दे दिया जाए और एक आपके पास ये बोल दिया जाए, ये आपके पास कार्बोकेटायन है और ये आपका OMe लगा दिया जाए, कह दिया जाए ये आपका P है और ये आपका Q है। तो कह दिया जाए कंपेयर द स्टेबिलिटी फॉर दीज कार्बोकेटायंस, ठीक है। तो कैसे कंपेयर करेंगे हम इनकी स्टेबिलिटी को, तो देखो सिंपली स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे, हम कहेंगे भाई पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा होगा, तो इसकी रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर बनेगी वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होगी, तो ये बन जाएगा इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें अगर मैं बात करूंगा तो यहां से मेरे पास ये डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा तो ये OMe बन जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पाई बॉन्ड बन जाएगा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज बना है इसको देखो यहां से ये कौन सा बन गया, लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस। ये अपना ये क्या होगा, ये अपना लोन पेयर किसको कर देगा, इस वैकेंट पी ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा। और इसी को ही हमने क्या कहा था, जब लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस पढ़ा था तो इसे कहा था मीजोमेरिक स्टेबलाइज कार्बोकेटायन। बहुत पावरफुल इफेक्ट होता है मीजोमेरिक, जो हम आगे पढ़ेंगे, डिटेल से स्टडी करेंगे। पर जैसे ही अगर किसी कार्बोकेटायन के बगल में अगर लोन पेयर वाली स्पीसीज आ जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं, मीजोमेरिक स्टेबलाइज कार्बोकेटायन बोला जाता है, जो बहुत ही ज्यादा स्टेबलाइज कर देता था। क्यों कर देता था, मैंने बताया था, इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर देता था। तो यहाँ क्या हो जाता था, ये ऑक्टेट कंप्लीट ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, तो यहाँ से जो ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज था ये अब 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो चुका है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो ये क्या होता है, हाईली स्टेबल होगा, मतलब आपका क्यू कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू पी के, एज कंपेयर टू पी के, ठीक है। तो ये कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग। RQP, R ज्यादा स्टेबल होगा, RQP बिल्कुल ठीक है। क्या कह रहा है वानी जैन, क्या कह रही है, मीजोमेरिक स्टेबलाइज CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। गुड इवनिंग भाई सभी को। मीजोमेरिक स्टेबलाइज होगा क्या, मीजोवानी जो मीजोमेरिक स्टेबलाइज किसको कहा है मैंने, अगर किसी भी वैकेंट ऑर्बिटल के बगल में लोन पेयर वाली स्पीसीज आ जाती है तो उसे मीजोमेरिक स्टेबलाइज कार्बोकेटायन कहेंगे, मतलब कार्बोकेटायन के बगल में लोन पेयर वाली स्पीसीज, जैसे ये एज इट इज, ठीक है। मीजोमेरिक डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, मीजोमेरिक के वैकेंट ऑर्बिटल के बगल में अगर कार्बोकेटायन के बगल में अगर कोई लोन पेयर वाली स्पीसीज आ जाती है तो वो मीजोमेरिक स्टेबलाइज कार्बोकेटायन कहलाएगा, ठीक है। सौरभ सर ऑक्टेट कंप्लीट से नहीं समझ आया, ऑक्टेट कंप्लीट क्या नहीं समझ में आया भाई, देख सौरभ इधर ध्यान दे। जैसे मेरे पास पिछले के लेक्चर तुम देखते क्यों नहीं हो भाई, पिछले लेक्चर में अच्छे समझाया था, ये आपका कार्बोकेटायन है, ये OMe है, ठीक है।
ये कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, तो ये वैकेंट पी ऑर्बिटल रख दिया। ठीक है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। देखो मैं दो तरह के इलेक्ट्रॉन बताए हैं, ठीक है, दो तरह के बताए हैं इलेक्ट्रॉन काउंट। तो एक तो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट, मतलब ओनली फॉर पाई बॉन्ड से जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो डीलोकलाइज है उसी के इलेक्ट्रॉन। और एक होता है इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इलेक्ट्रॉन में उसमें सिग्मा भी आ जाते हैं, लोन पेयर भी आ जाते हैं और पाई बॉन्ड है, सब आ जाते हैं। तो यहां से इस कार्बोकेटाइन के पास इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस कार्बोकेटाइन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड जुड़े हुए हैं और एक सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एक यहाँ सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड में यहाँ कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो इसके पास जो ऑक्सीजन होगा तो 2 लोन पेयर होंगे, तो इसका एक लोन पेयर होगा, ये अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है इस कार्बोकेटाइन को। और जैसे ही इस कार्बोकेटाइन को डोनेट करेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये कार्बन हाइड्रोजन, ये कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Me, ठीक है। और जो ये पॉजिटिव चार्ज था ये अब ऑक्सीजन पे आ गया होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बन गया। अब यहां से इलेक्ट्रॉन काउंट करने लगोगे तो देखो ये तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा पाई बॉन्ड है, और एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा ये बॉन्ड ये रहा। तो टोटल यहाँ कितने बॉन्ड हो गए, 4 बॉन्ड। एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 बॉन्ड के अंदर कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब यहां पर अगर ऑक्सीजन की बात करता हूं तो ऑक्सीजन के पास भी क्या है, पहले से ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, देख सकते हो। 2 तो ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन ने क्या बना रखे, सिग्मा बॉन्ड बना रखे, और 2 लोन पेयर भी अवेलेबल है ऑक्सीजन के पास। तो यहाँ 2 लोन पेयर होंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन तो लोन पेयर के पास, और 2 सिग्मा बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के। तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। तो इसका ऑक्टेट ऑलरेडी पहले से कंप्लीट था ऑक्सीजन का, पर कार्बोकेटाइन का नहीं था। जब इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो 2 लोन पेयर थे, एक लोन पेयर इसने डोनेट कर दिया, तो इसके इस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर तो अब भी रह गया, ये एक लोन पेयर रह गया। अब देखो ये ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना रखे, एक लोन पेयर, तो इसके पास भी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहां से देख सकते हो कि 6 इलेक्ट्रॉन से इस कार्बोकेटाइन के 8 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो चुका है। तो ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब है कि यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। संजीव, तपस क्या कह रहे हैं, देखो भाई जितने भी ये क्वेश्चन बकवास जो क्वेश्चन पूछते हो ना, ये मत पूछा करो प्लीज। तपस जो क्वेश्चन पूछ रहा है बिल्कुल रद्दी है, ठीक है। संजीव अगर पहला लेक्चर है तुम्हारा तो प्रीवियस ईयर 2 लेक्चर देख लो एक बार, ठीक है, क्योंकि मैं दोनों जो पिछले 2 लेक्चर पढ़ाए हैं उसी से ही रिलेटेड सारी बात आज मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। इसमें कुछ सारा सब कुछ नया नहीं होगा, पिछली बातों को मैं यूज कर रहा हूँ। तो आपको अगर पिछले 2 लेक्चर देखें तभी ये लेक्चर समझ में आएगा, ठीक है। तो प्लीज उस पिछले 2 लेक्चर को देखो और फिर तीसरे को देखो, ठीक है, ओके। अब देखो यहां से मैंने कहा आपके पास 4th लेक्चर चल रहा है, यहाँ पर 4th टाइप चल रहा है। तो 4th टाइप में देखो जो जैम 2020 का जैम का पेपर आया था, बहुत ही हार्ड पेपर था। एक तरह से जो गेट जो पैटर्न बनाता उसी के बेस्ड ये पेपर बनाया गया था, काफी हार्ड था पेपर, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इसी टाइप से ही 1-2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, वो मैं क्वेश्चन आज डिस्कस भी करूंगा। उसमें क्या पूछा था, क्या कैसे आपको सोल्व करना है, वो सारी बातें जब मैं वो टॉपिक पढ़ा दूंगा उसके बाद डिस्कस करेंगे। उसी जो क्वेश्चंस इस बार जैम 2020 में पूछा गया था, आज जो रिस्पॉन्स रेट जो रिलीज हुई है उस पेपर देख करके काफी हार्ड पेपर था, ठीक है। तो ध्यान रखना है भाई, आपको भी अच्छे से तैयारी करनी है। अगर ऑर्गेनिक सीखनी है, जिसको भी ऑर्गेनिक सीखनी है, मैंने कहा 2 टॉपिक तो आपको जरूर आने चाहिए। कौन कौन से, जीओसी और स्टीरियो, ये दोनों टॉपिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लस उसके साथ क्या होनी चाहिए, रिएक्शन मैकेनिज्म आनी चाहिए। ये 3 टॉपिक मिलकर के आपका बेस तैयार होता है, ठीक है। तो इनको अच्छे से कवर करना है, मैं एक एक पॉइंट बताते चल रहा हूँ, ठीक है। उनको अच्छे से समझना है, ठीक है। जैसे आपके पास मान लो अब ये तो था एल्कीन के अंदर, जैसे मेरे पास अब मैं बेंजीन के अंदर ले रहा हूँ। बेंजीन के पास यहाँ कार्बोकेटाइन रख दिया मैंने, ये हमारा कार्बोकेटाइन पाई रेजोनेंस हो गया, ठीक है। तो ये जो कार्बोकेटाइन होगा ये तो और ज्यादा स्टेबलाइज होगा, क्योंकि यहाँ आपके पास मैंने कहा जितना ज्यादा चार्ज डिस्पर्ज होगा तो वो चार्ज डिस्पर्ज होगा तो इसकी डेफिशिएंसी कम होती जाएगी पॉजिटिव चार्ज की, तो वो स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो यहाँ से हमारे पास ये रेजोनेंस होगा, तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो मैं कहूंगा यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा और ये डबल बॉन्ड, यहाँ से ये मेरे पास क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा।
यहां से फिर वापिस जाएगा, इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन अगर वापिस देगा तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज। तो जितना ज्यादा मैंने कहा डीलोकलाइज होगा ये पॉजिटिव चार्ज, उतना ही ज्यादा ये स्टेबलाइज होगा, और लास्ट में वापिस ये इलेक्ट्रॉन देकर के सेम यही स्ट्रक्चर वापिस बना देगा। तो ये आपके पास, ये इसका मतलब देखो, यहां जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी मेरा कार्बेटाइन, उतना ही ज्यादा स्टेबलाइज होता रहेगा। अब ये जो बना है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसी में ही आपको यहां सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए जाते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट लगा करके स्टेबिलिटी पूछी जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहा जाएगा कंपेयर द स्टेबिलिटी बिटवीन दीज कंपाउंड्स। तो जैसे आपके पास ये कंपाउंड दे दिया और दूसरा जो कंपाउंड है वो ये कंपाउंड दे दिया, कह दिया जाएगा कि इन दोनों कंपाउंड के अंदर स्टेबिलिटी बताओ किसकी ज्यादा होगी। जैसे मैंने इसको नाम दे दिया ए और इसका नाम दे दिया बी, कह दिया जाएगा इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर स्टेबिलिटी बताओ। तो देखो अगर मैं इस कंपाउंड बी कंपाउंड की बात करता हूं तो मैंने कहा कि भाई जितना ज्यादा ये पॉजिटिव चार्ज की हमें स्टेबिलिटी देखनी है, तो जितना ज्यादा ये रेजोनेंस कर रहा होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। तो ये पाई बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट होगा, ये मेरा जो पाई बॉन्ड होगा वो यहां से यहां शिफ्ट होगा, और ये बन जाएगा, ये आपका NH2 है। ठीक है, अब ये वापिस रेजोनेंस करेगा, वापिस रेजोनेंस करेगा तो यहां से ये पाई बॉन्ड ये शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड, यहां NH2, और ये आपका डबल बॉन्ड है। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहां से वापिस चला जाएगा, तो सिंपली यहां से ये मेरा पॉजिटिव चार्ज यहां बन जाएगा। ठीक है, और ये आपका पॉजिटिव चार्ज ये बन जाएगा। अब यहां से वापिस इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यहां से वापिस वही स्ट्रक्चर आ जाएगी। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज। तो यहां जो स्टेबलाइजेशन मिला हुआ है वो कितने पाई बॉन्ड से स्टेबलाइज हुआ है? इन 3 पाई बॉन्ड से। जो ये 3 बेंजीन रिंग के अंदर 3 पाई बॉन्ड है, इन्हीं से ही ओनली फॉर स्टेबलाइज है। ठीक है, बट अगर मैं इस रिंग की बात करूं, क्योंकि मुझे दोनों में स्टेबिलिटी कंपेयर करना है, तो इसकी अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करूं तो मैं कहूंगा सिंपली ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहां से क्या बन जाएगा, ये पाई बॉन्ड, ये आपके पास देखो यहां मेरा NH2 है भाई। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये वापिस रेजोनेंस करेगा और वापिस आपके पास यहां पॉजिटिव बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड, और ये आपका NH2 पॉजिटिव है। अब ये बन जाएगा। अब देखो यहां पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या होगा, देखो इसके बगल में क्या है, लोन पेयर वाली चीज, तो यहां से अपना ये लोन पेयर भी डोनेट कर सकता है, मतलब यहां से आपका मीजोमेरिक स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन मिल जाएगा। जबकि यहां अगर इस कंपाउंड की जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई थी तो देखो यहां कहीं पर भी नाइट्रोजन के बगल में कोई कार्बोकेटाइन आया नहीं था। ये इसकी मेटा पोजीशन है और ये इसकी पैरा पोजीशन है। तो यहां पैरा पोजीशन पे अगर बात करूं तो ये कार्बोकेटाइन कहां कहां देखो डीलोकलाइज हो रहा है, कार्बोकेटाइन कहां कहां आ रहा है, डीलोकलाइज कर, एक तो ऑर्थो पे आ रहा है और एक पैरा पे और फिर वापस ऑर्थो पे आ रहा है। इसका मतलब जो आपका कार्बोकेटाइन बन रहा है यहाँ ऑर्थो और पैरा के ऊपर बन रहा है। अगर कोई मेटा पे कोई ग्रुप लगा रहे हो तो उस ग्रुप का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इस कार्बोकेटाइन के ऊपर। रेजोनेंस का कोई इफेक्ट, यहां को ग्रुप लगा हुआ इस सब्स्टिट्यूएंट का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा इसका, क्योंकि इसके बगल में नहीं आया। ठीक है, अब यहां जैसे ऑर्थो पैरा पे आप कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा रहे हो तो उस सब्स्टिट्यूएंट का इस कार्बोकेटाइन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, किसके थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू। तो इसका नाम क्या होगा, मैंने कहा कार्बोकेटाइन के बगल में अगर कोई भी लोन पेयर वाली चीज आती है तो उसे मीजोमेरिक स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन कहते हैं। तो ये कार्बोकेटाइन इस नाइट्रोजन के लोन पेयर की वजह से स्टेबलाइज हो जाएगा क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर देता है। तो यहां से ये क्या होगा, हम कहेंगे भाई ए जो होगा वो हमारा मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू बी के। ए जो होगा वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू बी के। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, एक और एग्जांपल ले लिया जाए, जैसे आपके पास सिंपली कह दिया जाए कि ये 2 कंपाउंड दे रखे हैं आपके पास, ठीक है, और इन दोनों कंपाउंड्स की आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है।
जैसे ये मैं ए कह देता हूं, इसको मैं बी बोल देता हूं। ठीक है, इन दोनों को कहा जाए कि इन दोनों कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कंपेयर करो। तो सिंपली हम कहेंगे भाई ये भी जो कार्बोकेटाइन ये भी 2 पाई बॉन्ड के रेजोनेंस करेगा और ये पाई बॉन्ड भी 2 पाई बॉन्ड से रेजोनेंस करेगा। इस पाई बॉन्ड की अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बनाता हूं तो मेरी क्या बन जाएगी, यहां से इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगी तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड, ये आपका OMe, ये वापिस रेजोनेंस करेगा और वापिस रेजोनेंस करेगा तो यहां से जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आपका होगा, यहां से ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये आपका OMe आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जो कार्बोकेटाइन है इस OMe के बगल में यहाँ कार्बोकेटाइन आया ही नहीं है, तो इसका मतलब ये कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज हुआ है, ये ओनली फॉर 2 पाई बॉन्ड से स्टेबलाइजेशन मिला है। अगर मैं इस कार्बोकेटाइन की बात करता हूं तो इस कार्बोकेटाइन के अंदर हम क्या करेंगे, रेजोनेंस करेंगे, तो यहां से ये रेजोनेंस हुआ। ठीक है, तो यहां पॉजिटिव चार्ज बना, यहां OMe है। ठीक है, ये बन गया। अब ये पाई बॉन्ड वापिस रेजोनेंस करेगा तो यहां से ये बन गया और ये आपका OMe और इसके बगल में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जब भी किसी कार्बोकेटाइन के बगल में मैंने कहा कोई लोन पेयर वाली चार्ज आती है तो उसे मीजोमेरिक स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन कहा जाता है। मतलब ये जो कार्बोकेटाइन था ये 2 पाई बॉन्ड की तो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो ही रहा है, बट साथ किसके साथ है, इसे मीजोमेरिक से भी स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, इस लोन पेयर से भी स्टेबलाइजेशन मिल रहा है। तो हम क्या कहेंगे, ए जो कार्बोकेटाइन होगा वो हमारा मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू बी के। ए कार्बोकेटाइन जो होगा वो मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू बी के कंपैरिजन में ए जो होगा वो मोर स्टेबल होगा। ठीक है, अब ये नेक्स्ट, ये हमारा 4th टाइप का था, इससे रिलेटेड मैंने बता दिया एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, वो भी मैंने बातें डिस्कस कर ली हैं। अब देखो नेट जो जून 2018 में नेट के अंदर क्वेश्चन पूछा था वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। नेट के अंदर क्वेश्चन पूछा था, नेट जून 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन पूछा था, उसने कहा था कि आपके पास 3 कंपाउंड है, इसमें कंपेयर करो कार्ब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। एक आपके पास ये दे रखा था, यहाँ NH2 लिखा था, एक आपके पास ये दे रखा था, यहाँ NH2 लिखा था, यहाँ पाई बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज। एक आपके पास ये दे रखा था, यहाँ आपके पास NH2 दे रखा था और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ये 3 कंपाउंड लिखे हुए थे और कहा था कंपेयर द स्टेबिलिटी फॉर दीज कार्बोकेटाइन। तो इन कार्बोकेटाइन्स के अंदर आपको स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की कंपैरिजन करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखो यहां से ये कार्बोकेटाइन है, ये तो आपका लोकलाइज कार्बोकेटाइन है, तो लोकलाइज है मतलब रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज नहीं है। ये 2 कार्बोकेटाइन जो है ये दोनों के दोनों क्या है, डीलोकलाइज कार्बोकेटाइन है, डीलोकलाइज कार्बोकेटाइन है। बट इस कार्बोकेटाइन की मैं बात करता हूं तो जब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं तो इससे क्या मिलता है, डीलोकलाइज मतलब कार्बोकेटाइन की तो रेजोनेंस से तो स्टेबलाइज होता है, प्लस साथ में देखो इसके लोन पेयर के बगल में क्या आ गया, कार्बोकेटाइन, मतलब कार्बोकेटाइन के बगल में लोन पेयर आ गया, इसका मतलब मीजोमेरिक स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन बन गया। बट यहां बात करोगे तो ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज बनेगा, मतलब इस लोन पेयर के NH2 के बगल में कार्बोकेटाइन बनेगा ही नहीं। तो ये ओनली किससे स्टेबलाइज रहेगा, रेजोनेंस से, और ये रेजोनेंस प्लस मीजोमेरिक से भी। ठीक है, तो यहां से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, Q की सबसे ज्यादा, उसके बाद P की, और सबसे लिस्ट किसकी हो जाएगी भाई, R की हो जाएगी। तो ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा किसका, कार्बोकेटाइन का। ठीक है, अब हमारे पास 5th टाइप आता है इसका, 5th टाइप की बात करते हैं। 5th टाइप आता है इसका रेडिकल पाई रेजोनेंस। रेडिकल पाई रेजोनेंस, रेडिकल पाई रेजोनेंस। ठीक है, अब देखो रेडिकल पाई रेजोनेंस की बात करें तो रेडिकल जैसे सिंपली जो कार्बोकेटाइन तो वैसा ही काम यहाँ रेडिकल के साथ हो रहा होगा। जैसे मेरे पास ये पाई बॉन्ड है और इसके बगल में कोई क्या आ जाता है, रेडिकल आ गया, जैसे ये CH2 रेडिकल आ गया। ठीक है, तो यहां पर सिंपली होता क्या है, जैसे सिंपली अगर मैं इसकी हाइब्रिड बनाने की कोशिश करूं तो मैं कहूंगा इसका p ऑर्बिटल होगा, इसका p ऑर्बिटल, और यहाँ क्या है आपका CH2 होगा, और ये CH2 के पास जो p ऑर्बिटल है उसमें ये रेडिकल का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन किसके साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, पाई बॉन्ड बना रखा है, ये 2 p ऑर्बिटल, ये 2 p ऑर्बिटल, ये पाई बॉन्ड बना रखा है। ठीक है, अब इनकी बात करें तो देखो यहाँ
इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं ना कि पाई इलेक्ट्रॉन्स की। और इलेक्ट्रॉन के अंदर मैंने कहा सभी इलेक्ट्रॉन, उस एटम के साथ जितने भी इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए, या मैं कहूं जितने भी सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड या लोन पेयर नेगेटिव चार्ज है, वो सभी इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। तो यहां से मेरे पास इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और इस सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है रेडिकल। तो 6 इलेक्ट्रॉन तो इस सिग्मा बॉन्ड के हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन इस पी ऑर्बिटल में है। तो रेडिकल की वजह से कार्बोकेटाइन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज थी। तो रेडिकल ये क्या हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गई। ये जो रेडिकल है ये कितने इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगी, 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगी। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है यहां इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो सिंपली क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन तो इस ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा और 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में रख लेगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ओनली फॉर कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 ही इलेक्ट्रॉन की। तो यहां जो ये रेडिकल था ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। ये रेडिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और इलेक्ट्रॉन अगर डेफिशिएंट है तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, ये रेजोनेंस किया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां से क्या बन जाएगा इसका हाइब्रिड, आप देखोगे इसका हाइब्रिड क्या बनेगा, ये पी ऑर्बिटल था इसके पास, यहां से ये पी ऑर्बिटल था और ये आपके पास पी ऑर्बिटल था। तो ये पी ऑर्बिटल और इस पी ऑर्बिटल ने मिलकर तो 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये क्या बना लिया, पाई बॉन्ड बना लिया। और इस पी ऑर्बिटल के पास क्या बच गया, ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया इसके पास। तो अब ये रेडिकल बन गया। तो सिंपली अगर इसी फॉर्म में लिखे तो मैं कहूंगा 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गया। तो क्या बन जाएगा, CH2 रेडिकल और CH और CH2 डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। तो ये आप फॉर्म देख सकते हो सिंपली, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है, 5th टाइप है रेजोनेंस का, रेडिकल पाई रेजोनेंस। इसमें क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सिंपली जो इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं इसकी स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल की। तो स्टेबिलिटी ज्यादा कब होगी, मैं कहूंगा जितना ज्यादा ये रेजोनेंस करेगा उतनी ज्यादा रेडिकल स्टेबलाइज हो जाएगा। आपके पास कह दिया जाए कि इन 2 रेडिकल के बीच में कंपेरिजन करो स्टेबिलिटी का, जैसे एक तो ये रेडिकल है और एक आपके पास ये रेडिकल है, इन दोनों रेडिकल की कंपैरिजन करें। तो ये मेरा रेडिकल क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, मतलब ये तो क्या है, डीलोकलाइज है, और ये रेडिकल जो है ये आपका क्या है, लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड है, ठीक है। तो ये डीलोकलाइज, ये लोकलाइज। तो ये डीलोकलाइज मैंने कहा ज्यादा स्टेबल होगा। अगर मैं इसको ए कह देता हूं, इसको बी कह देता हूं, तो मैं कहूंगा ए मेरा मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू बी के, ठीक है। ए जो होगा वो मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू बी के। जैसे एक और एग्जांपल की बात की जाए, जैसे ये सिंपली कार्बोकेटाइन दे दिया ना, सॉरी रेडिकल, ये रेडिकल दे दिया, ये रेडिकल, इन दोनों में स्टेबिलिटी कंपेयर की जाए तो स्टेबिलिटी में कहूंगा ये तो डीलोकलाइज है, ये लोकलाइज है, ये रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है। तो रेजोनेंस हो रहा है तो ये रेडिकल क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू सेकंड के। और अगर क्वेश्चंस की बात करें, जैसे आपके पास सिंपली ये कंपाउंड दे दिया और एक आपके पास ये दे दिया, कहा जाए दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो मैं कहूंगा ये डीलोकलाइज रेडिकल होगा। डीलोकलाइज होगा तो चार्ज डिस्पर्स होगा तो स्टेबिलिटी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी तो ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू इसके, ठीक है। तो ये इसका 5th टाइप था। अब अगर 6th टाइप की मैं बात करूं तो 6th टाइप जो होता है वो होता है पाई पाई रेजोनेंस, पाई पाई रेजोनेंस, मतलब पाई बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस। सिंपली आपके पास जैसे इस टाइप का ये पाई बॉन्ड है, ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड होगा तो ये आपके पास रेजोनेंस कर जाएगा, जैसे कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है। जैसे कोई 2 पी ऑर्बिटल हो गए, ये मेरे पास ये पाई बॉन्ड का पी ऑर्बिटल था और ये पाई बॉन्ड का पी ऑर्बिटल था, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अगर हम बात करें इसके डीलोकलाइजेशन की, तो मैं कहूंगा कि इसका पी ऑर्बिटल इसमें डोनेट कर देंगे, ये पी ऑर्बिटल यहां शिफ्ट हो गए होंगे। तो क्या बन जाएगा, यहां से ये पी ऑर्बिटल था तो यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन जो आए हैं ये इसके अंदर आ गए, यहां से इन दोनों पी ऑर्बिटल के बीच में क्या बन गया होगा, पाई बॉन्ड बन गया होगा, और ये पी ऑर्बिटल आपका वैकेंट रहा होगा, कार्बोकेटाइन बन गया होगा। तो सिंपली ये आपका क्या बन जाता है, 6 टाइप होता है रेजोनेंस का, पाई पाई रेजोनेंस। या मैं ये कहूं जैसे आपके पास इस टाइप से होगा, ये पाई पाई रेजोनेंस हो गया, तो ये भी क्या है, पाई पाई रेजोनेंस है, कि यहां से
ये रेजोनेंस कर गया, रेजोनेंस कर जाएगा तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये O माइनस और ये आपका पॉजिटिव चार्ज। तो ये भी क्या है, पाई पाई रेजोनेंस, दो पाई बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, तो ये इनकी टाइप्स थी, 6 टाइप के होते हैं रेजोनेंस। तो 6 की 6 टाइप मैंने बता दिए हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो भाई पूछ सकते हो। ठीक है, फटाफट पूछो जो भी प्रॉब्लम है। पर देखो लॉजिकल जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वही पूछना है, ऐसे नहीं बकवास, क्योंकि इससे टाइम वेस्टेज होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ओनली फॉर जो लॉजिक के क्वेश्चन है उसी को ही पूछना है। ठीक है, अंशुमन गुप्ता क्या कहना चाह रहे हो सर, 4 सिग्मा बॉन्ड रहेंगे, क्या कहना चाह रहे हो भाई? देखो चंदन, कोई नहीं, अच्छा कर सकते हो 2021 में, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं, होता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है चंदन, निराश नहीं होना है। नहीं शिवम, इनके बीच में कोई कंपैरिजन नहीं होता है। दो डिफरेंट आपके पास अगर में इंटरमीडिएट होते हैं तो उनके बीच में कोई कंपैरिजन नहीं होता है। ठीक है शिवम, शिवम कुमार दुबे, तो तुमने पूछा है रेडिकल एनायन कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात करें तो इन्हीं के आपस में मिक्स होकर दो डिफरेंट आप इंटरमीडिएट के बीच में कंपैरिजन नहीं कर सकते स्टेबिलिटी। ठीक है, मनोज सर CH3 OCH3 और BH3 की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताना। भाई BH3 बोरोन 3 बॉन्ड ही बनाता है, 4th बॉन्ड बनाएगा तो उसके वैकेंट p ऑर्बिटल रहेगा ही नहीं मनोज। ठीक है, देखो यहाँ मनोज तुमने ये क्वेश्चन पूछा है भाई, CH3 दे रखा है ऑक्सीजन और आपके पास यहाँ दे रखा है BH3। ठीक है, तो बोरोन ने तो भाई 4 बॉन्ड बना लिए हैं तो इसके पास नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो 4 बॉन्ड ऑलरेडी है तो इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल अब है ही नहीं, और वैकेंट p ऑर्बिटल नहीं है तो बताओ ये ऑक्सीजन के पास लोन पे रखे हुए क्या फायदा, इसका कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो इसकी कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। अगर तुम कहोगे कि सर यहाँ मैं BH2 ले लेता हूं तब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है मनोज, यहाँ अगर BH2 ले लेते हैं तब इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है तो ये क्या करेगा, जो लोन पेयर होंगे ये लोन पेयर इसकी वैकेंट p ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा, तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ ये बनेगी, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है मनोज, ये रेजोनेटिंग होगी। ओके सर, नाइट्रोजन का लोन पेयर क्यों इन्वॉल्व नहीं हो रहा है रेजोनेंस में? सुश्री, कौन सा रेजोनेंस इन्वॉल्व नहीं हो रहा है? बेरा, सुश्री बेरा, बताओ कौन सा रेजोनेंस, कौन सा नाइट्रोजन का लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है? यहाँ इसके नाइट्रोजन के बगल में पॉजिटिव चार्ज आएगा तभी तो इन्वॉल्व होगा। सुश्री बेरा, देखो यहाँ इसकी बात करियो तो शायद तुम कि इसके बगल में, यहाँ इसके बगल में इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है इसके बगल में पॉजिटिव चार्ज आएगा तभी तो डोनेट कर पाएगा। तो देखो किसी इसकी सारी मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना करके दिखाई है, क्या इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर कहीं पर भी इस नाइट्रोजन के बगल में क्या कोई लोन पेयर ना पॉजिटिव चार्ज आया है क्या? बिल्कुल नहीं आया है। देखो यहाँ था ऑर्थो पे, यहाँ मेटा पे था ही नहीं, तो यहाँ नहीं, अब देखो सीधा पैरा पे आ गया, तो इस मेटा पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज अगर आता है इस पोजीशन के ऊपर तो ही क्या होगा, ये नाइट्रोजन अपना लोन पे डोनेट कर सकता है। और जब हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं सुश्री बेरा, तो यहां जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमारा इस नाइट्रोजन के बगल में पॉजिटिव चार्ज आता ही नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ही नहीं तो उसको लोन पेयर कैसे डोनेट कर देगा? उसके बगल में ही होना चाहिए। जैसे इस केसेस में आ जाता है, इस केसेस में देखो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया। तो नाइट्रोजन के बगल में अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तभी लोन पेयर डोनेट हो सकता है। ठीक है, अंशुमन,
गुप्ता सर आर लेस स्टेबल क्यों होगा, कौन से आर की बात कर रहे हो भाई? देखो मैं कहूं तभी भेजा, क्या करो आर इसमें देखो, यहाँ ये जो आर है ये तो लोकलाइज है, ये तो लोकलाइज, रेजोनेंस किसी से स्टेबलाइजेशन मिल ही नहीं रहा इस कार के टाइम कंज्यूमर गुप्ता। देखो ये जो आर है ये आपका स्टेबलाइज है नहीं है, क्योंकि यहाँ ये दोनों तो इस पाई बॉन्ड से स्टेबलाइज है। मैंने कहा जितना ज्यादा रेजोनेंस करेगा उतना ही चार्ज डिस्पर्ज होगा, चार्ज डिस्पर्ज होगा तो उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये तो इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर ही नहीं रहा है, क्योंकि रेजोनेंस करने के लिए उसके बगल में वैकेंट पी ऑर्बिटल होना चाहिए, ये वैकेंट है ही नहीं, ये तो आपके पास देखो ये फुलफिल्ड है, तो यहाँ है ही नहीं, तो ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव जो चार्ज है डिलोकलाइज है, इसीलिए आर जो है अंशुमन सबसे लेस स्टेबल है, क्योंकि रेजोनेंस ही नहीं कर रहा है। ठीक है धीरज, मैंने मेजोमेरिक पढ़ाया नहीं तब भाई ये क्वेश्चंस क्यों पूछ रहा है? मैंने कहा ओनली फॉर लॉजिकल, जो मैंने पढ़ाए हैं वही, जो आगे के क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं। मैं बार बार पिछली 2 क्लासों में यही चीज दोहरा रहा हूं। ठीक है, धीरे धीरे सारे आएंगे। ठीक है आदित्य सर 7 स्लाइड ओपन कर दो, 7th कौन सी ये रही, लो आदित्य सर एक मिक्स क्वेश्चन बतला दो। सौरभ भाई आगे आएंगे, अभी तो स्टार्ट ही किया है, आगे सारे मिक्स ही दूंगा आपके पास। ठीक है टेंशन ना लो, अभी मिक्स का इतना नहीं हुआ, आपके कंटेंट नहीं पढ़ाया मैंने कि मिक्स क्वेश्चन बना लूं। ठीक है सारे मिक्स आकर सब कुछ पढ़ाया जाएगा, टेंशन ना लो आगे चल के। देखो लास्ट स्लाइड ये है भाई, लो लास्ट स्लाइड ये है। ठीक अच्छा अरे कौन सा चार्ज उल्टा लिख दिया भाई? अच्छा ये है क्या, लो भाई। अरे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पाई बॉन्ड को ऐसे घुमा दो क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लिख दो। ठीक है अब ठीक है चंदन, मैं कितनी बार कह चुका हूं भाई लॉजिकल क्वेश्चन ही पूछना है। आपको पता है गूगल के पास, गूगल के ऊपर देख सकते हो 2021 में कौन कंटेंट करवाए, कौन करवाएगा पेपर। ठीक है तुम क्यों ये पागलों वाली बातें करते हो? सुप्रिया अभी मैंने कोई इफेक्टिव की बात नहीं की, आगे पढ़ाऊंगा सारी चीजें कौन इफेक्टिव है कौन नहीं है। ठीक है अरे मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना में कोई डाउट है क्या? तुम आगे की चीजें पूछते जाते हो। अरे आगे तुम्हें अगर कुछ आता रहता तो यहाँ थोड़ी पढ़ते रहते, वो आगे की चीजें में आगे आएंगी वो चीजें। ठीक है कौन सा इफेक्टिव हो जाएगा कौन सा इफेक्टिव नहीं होगा, भाई वो सारी चीजें आगे आने वाली हैं। मैंने सिर्फ बेसिक चीजें बताई भाई होता क्या है रेजोनेंस, उस चीज के बारे में। अब मैं स्टार्ट करूंगा रेजोनेंस का पार्ट 2। ठीक है उसमें सारे क्वेश्चन ही होंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है प्रिंस कैसे पहचाने, प्रिंस ये पिछले 2 लेक्चर देख ले भाई कैसे पहचानेगा। ठीक है 2 पी ऑर्बिट किसी के भी अगर बगल में पी ऑर्बिटल वैकेंट है तो वो प्लेन के अंदर ही होगा। ठीक है लास्ट वाले कंपाउंड में टुवर्ड्स द रिंग रेजोनेंस नहीं हो सकता क्या? अरे हो सकता है भाई। ठीक है लास्ट वाले एग्जाम कैसे उसको उल्टा करवाएगा क्या? ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये खींच रहा होगा कि विड्रॉ करेगा, डोनेट करेगा। खुद थोड़ा तो लॉजिक करता भाई, एमएस बीएससी कर रहा है इसमें, थोड़ा तो देखता कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो विड्रॉ ही करेगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉन। रेडिकल का अंकित खुद हाइब्रिडाइजेशन काउंट करके देख, रेडिकल का कहां है, रेडिकल इसी का मान ले हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये अगर रेडिकल रेजोनेंस नहीं कर रहा है तो ये आपका sp3 हो जाएगा, और अगर रेडिकल रेजोनेंस कर रहा है तो वो आपका प्योर पी ऑर्बिटल से जाएगा तो sp2 हो जाएगा। बस यही चीज देखनी है आपको, तो ये रेडिकल sp2 हो जाएगा, ये आपका sp3 बन जाएगा। ठीक है
अगर जैसे पाई बॉन्ड में लोन पेयर चेक कर रहे थे, भाई लोन पेयर क्या होना चाहिए, अगर वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व करता है तो वो पी ऑर्बिटल में रहेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं जाएगा। सेम यहाँ रेडिकल के साथ लगा लो, अगर वो रेजोनेंस कर रहा है तो आपका पी ऑर्बिटल में जाएगा, अगर नहीं कर रहा है तो वह हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर रहेगा, तो वो काउंट हो जाएगा। ठीक है अंकित, हाइब्रिडाइजेशन जो पूछा था। दिव्यांशी, थायोफिन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खुद बना के देख, कुछ तो खुद भी कर रहे। मनोज, ये बना के दिखाइए अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, ये बिल्कुल जो तुम पूछते हो ना, इतना गुस्सा आता है कि सामने थप्पड़ खाने की इच्छा देने की इच्छा करती है। तुम पता नहीं लॉजिकल क्वेश्चन सर 2021 में कैसा पेपर आएगा, सर 2020 में वो आया है। अरे भाई इससे क्या तुम सीख रहे हो, पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछने लग जाते हो। मैं कह रहा भाई इससे टाइम वेस्टेज होता है, आपको नुकसान होता है। हमें इसमें बहुत सारी चीजें सीखनी है। जीओसी ये नहीं कि 2-4 लेक्चर पढ़ाए और जीओसी कंप्लीट हो गई, बहुत सारे लेक्चर की जरूरत पड़ती है उसमें पढ़ाने के लिए, अगर कोई अच्छे से पढ़ाए तो। और ऐसे ही हवा में उड़ानी है तो 2-4 लेक्चर बहुत होते हैं। ठीक है ना, तो इसको मैंने बार बार कह रहा हूं भाई लॉजिकल क्वेश्चन पूछने, लॉजिकल पूछने, फिर भी पता नहीं ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सर पेपर कैसा आएगा सर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन बनेंगे। अरे कैसे क्वेश्चन बनेंगे 2 क्लासों में, तो बता दूं क्या भाई, 15 क्लास लेते हैं जीओसी की। ठीक है, अब देखो जो क्वेश्चंस इस बार पूछा था वो अब नेक्स्ट जो ये होगा, रेजोनेंस का दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है। ये जो पार्ट मैंने पढ़ाया था ये ओनली फॉर बेसिक पार्ट होता है। अब जो दूसरा पार्ट स्टार्ट होने वाला रेजोनेंस, वहां से क्वेश्चंस जनरेट होने लगते हैं। और इस बार जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूं, इसी से ही इस बार जैम 2020 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या क्वेश्चन था वो भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो यहां अब लिखेंगे नई हेडिंग, पार्ट 2 का रेजोनेंस का आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, कि कोई भी, मैं बार बार बात कर रहा हूं कि दो मेरे पास रेजोनेंस करने के बाद उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे पता चलेगा कि वो उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उस दो कंपाउंड की है या नहीं आपस में। जैसे मेरे पास कोई ए है, ए जो ए कोई स्ट्रक्चर है वो कन्वर्ट हो रही है बी के अंदर, तो कह दिया जाए जो इस बार क्वेश्चन पूछा था वो कुछ ऐसा ही था कि 3 कंपाउंड दे रखा था और उनके बीच में रिलेशन पूछा हुआ था, 4 ऑप्शन बना करके। तो यहां से आपके पास कह दिया जाए कि इन दोनों के बीच में बताओ ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही है या आइसोमर है। तो कैसे पता चलेगा मुझे कि इन दोनों के बीच में ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है। तो उस चीज को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे पता चलेगा भाई दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है। तो देखो रेजोनेंस के अंदर ओनली फॉर, मैंने कहा पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होता है, ओनली फॉर पाई बॉन्ड का, मतलब मेरा पाई बॉन्ड ही डिस्प्लेस होगा, ना तो सिग्मा बॉन्ड को पे कुछ इफेक्ट पड़ रहा है ना ही कोई एटम। अभी तक जितने भी मैंने बात की है, मैंने कहा रेजोनेंस में क्या होता है, ओनली फॉर पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब कि पाई बॉन्ड ही ब्रेक हो रहा होगा और पाई बॉन्ड ही फॉर्म हो रहा होगा, इसके अलावा उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे पहचानोगे, उन दो स्ट्रक्चर के बीच में अगर पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और पाई बॉन्ड ही फॉर्म होता है, इसके अलावा और कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो उसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नाम देंगे। तो हम क्या कहेंगे, ओनली फॉर क्या होगा, ओनली पाई बॉन्ड ब्रेक एंड फॉर्म ड्यूरिंग दी कन्वर्जन। इस कन्वर्जन के दौरान अगर पाई बॉन्ड की ब्रेक होता है और पाई बॉन्ड ही फॉर्म होता है, तो ही हम क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नाम देंगे। ठीक है, सेकंड यहां आपसे पास, तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखनी है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की ओनली फॉर पाई बॉन्ड का ही ब्रेक होना चाहिए, पाई बॉन्ड ही फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, यहां अगर सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है या सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है, तो उसे हम एक ओनली फॉर एक केमिकल रिएक्शन का नाम देंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं करेंगे। तो हम क्या कहेंगे, नो सिग्मा बॉन्ड
फॉर्म एंड ब्रेक ड्यूरिंग दी कन्वर्जन, कि जो भी कन्वर्जन आप बात कर रहे हो ए से बी जा रही है, तो उसमें अगर सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्म होता है, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है, तो हम उसे केमिकल रिएक्शन कहेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड बनना भी नहीं चाहिए, ना ही फॉर्म होना चाहिए इन केस ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर केस में। और तीसरी कंडीशन यहां आपको क्या ध्यान रखनी है कि कोई भी एटम शिफ्ट नहीं होना चाहिए, मतलब डिसलोकेट नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, एटम शुड नॉट डिसलोकेट, कि कोई भी एटम है वो अगर शिफ्ट हो रहा है वो एटम, तो उसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नाम नहीं देंगे। तो उसको हम क्या नहीं कहेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नाम नहीं देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जैसे आपसे कह दिया जाए, क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि भाई ये मेरे पास कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, ये कंपाउंड दे रखा है, और इस कंपाउंड के साथ एक और कंपाउंड दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से समझना है भाई। इन दोनों के बीच में कह दिया जाए रिलेशंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या रिलेशन होगा फर्स्ट और सेकंड के अंदर। तो देखो यहां अगर मैं इसकी बात करता हूं, तो यहां क्या हुआ है कि ये ऑक्सीजन है, और इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में देखो पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ है, ठीक है। यहां CH2 लिखा हुआ है, तो यहां पर भी CH2 है, यहां OMe है, तो यहां पर भी OMe है। मतलब मेरी पहली कंडीशन में मैंने क्या कहा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप उसको कहोगे जिसमें ओनली 4 पाई बॉन्ड ब्रेक होता हो या फॉर्म होता है, तो उसे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नाम दोगे। तो यहां ओनली एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, तो इसका मतलब क्या कोई सिग्मा बॉन्ड ब्रेक या फॉर्म हुआ है, तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, और ना ही कोई सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ना ही फॉर्म हुआ है। तीसरा क्या है कंडीशन, एटम शुड नॉट डिसलोकेट, मतलब एटम कोई भी शिफ्ट नहीं होना चाहिए, कि यहां CH2 है तो यहां ही CH2 रहना चाहिए, यहां OMe है तो OMe ही रहना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, इसका मतलब हमारी ये तीनों कंडीशन क्या है और ये सेटिस्फाई हो रही है, तो आपको इसका नाम क्या दोगे, इसका नाम क्या दोगे भाई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हम कहेंगे कि क्या होंगे, बोथ आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, बोथ आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी कि नहीं होंगी, तो मैंने आपको ध्यान रखना है बस ये कंडीशंस, कि उसके अंदर बस ओनली 4 पाई बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, फॉर्म होना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल की मैं बात करता हूं, आपको कह दिया जाए, जैसे ये कंपाउंड दे दिया जाए, ध्यान रखना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डबल एरो से, डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये मैंने बनाया है, तो इसको डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को, ठीक है। जैसे आपके पास ये कंपाउंड दे दिया, यहां पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका OCH3, ठीक है। एक और रेजोनेटिंग, एक और कंपाउंड दे दिया, जैसे यही आपके पास ये कंपाउंड दे दिया जाए, कहा जाए कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे फर्स्ट और सेकंड के बीच में कह दिया जाए क्या रिलेशन होगा, तो हम फर्स्ट और सेकंड का मतलब कैसे बनी होगी, देखो ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हम कहेंगे कि भाई ये लोन पेयर जो होगा, ये इसने, इस लोन पेयर ने इस कार्बोकेटाइन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, उसने डोनेट किया होगा और ये बन गया होगा। तो ये बना होगा, तो हम कहेंगे लोन पेयर ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में क्या बना है, ये क्या फॉर्म हुआ है, सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है तो हम उसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नाम नहीं देंगे। तो ये क्या होंगे, दोनों के दोनों हम क्या कहेंगे, एक दूसरे के आइसोमर होंगे या केमिकल रिएक्शन कहेंगे इसी को, कि इन दोनों के बीच में क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई होगी, पर ये क्या होंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होंगे। तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये केमिकल रिएक्शन है। तो आप उसका क्या नाम दोगे, केमिकल रिएक्शन कहोगे, या फिर क्या कहेंगे, अगर या क्या कह देंगे, इसका आइसोमर होगा। आइसोमर क्या होते हैं, आइसोमर उसको कहते हैं जिसके में क्या हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो पर स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, ठीक है, तो उसको आइसोमर का नाम देंगे, ठीक है। जैसे और एग्जांपल्स की बात करते हैं भाई, जैसे सिंपली आपको कह दिया जाए कि बताओ, ये क्वेश्चन दे दिया जाए, कहा जाए कि बताओ ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं या नहीं है। जैसे आपके पास ये कीटोन दे दिया साइक्लिक, और एक आपके पास यहां कंपाउंड लिख दिया ये OH। इन दोनों के बीच में कहा जाए कि बताओ ये दोनों की दोनों जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं या नहीं है, ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर होंगे या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। तो हम कैसा देखेंगे, हम देखेंगे कि भाई यहां जो हाइड्रोजन था,
यहाँ का ये हाइड्रोजन कहाँ ट्रांसफर हो चुका है, यहां पर पहुंच चुका है। देखो ये हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एटम क्या हो गया, डिसलोकेट हो गया, और इस ऑक्सीजन के साथ, इस OH के साथ क्या बन चुका है यहाँ OH, मतलब ये देखो सिग्मा बॉन्ड बना होगा, और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो रहा है, और आपके पास सिग्मा बॉन्ड यहां से ब्रेक भी हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म भी हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है, एटम भी क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है कि इस कार्बन से इस ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन चला गया है। इसका मतलब ये मैंने क्या कहा था कि ये कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, ना ही तो एटम शुड डिसलोकेट होना चाहिए और ना ही सिग्मा बॉन्ड ब्रेक और फॉर्म होना चाहिए। इसका मतलब ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होंगी, तो ये क्या होंगे, आइसोमर होंगे, जिसे आप टोटोमर रिएक्शन के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के आइसोमर होंगे। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे इनको। तो इनके बीच में क्या हुई होगी, केमिकल रिएक्शन हुई होगी। ठीक है, जैसे आपसे सिंपली कह दिया जाए कि बताओ ये दोनों मेरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं या नहीं है, जैसे ये बोल दिया जाए, जैसे इन दो कंपाउंड्स की बात कर ली जाए, कहा जाए कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है। तो हमें सिंपली यहां से देखना है कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है भी या नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, देखो यहाँ ये ओनली फॉर ये पाई बॉन्ड जो नेगेटिव चार्ज था ये रेजोनेंस किया और ये बन गया, तो इसका मतलब यहां इसके बीच में पाई बॉन्ड बना है, यहां से पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है, पाई बॉन्ड का टूटना और पाई बॉन्ड का फॉर्म होना ही क्या कहलाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहां कोई एटम भी डिसलोकेट नहीं हुआ है, ना ही कोई सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है, ना ही क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है। तो हम इसको इन दोनों का क्या नाम देंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मैं कहूंगा इन दोनों क्या है, आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहां ओनली फॉर पाई बॉन्ड का ब्रेक हुआ है। अब देखो जैम 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है इससे, जैम 2015 के अंदर क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन पूछा था, वो कहा था कि आप उसने एक एमाइड दिया था, एक एमाइड दे रखा था, नाइट्रोजन ये CH3 और ये हाइड्रोजन, एक ये दे रखा था, और इसके साथ जो बनाया हुआ था वो कुछ इस टाइप का था। यहां CH3 है, ये ऑक्सीजन है, यहां OH है, यहां डबल बॉन्ड है, ये नाइट्रोजन और CH3 है। कहा था कि इन दोनों के बीच में बताओ क्या रिलेशन होगा, क्या ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर होंगे, क्या एक दूसरे के ये क्या होंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। तो हम ये जैम 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमें देखो यहां से ये हाइड्रोजन कहां शिफ्ट हो चुका है, इस ऑक्सीजन पे जा चुका है, देखो यहां, और ये हाइड्रोजन जब यहां से टूटा होगा तो सिग्मा बॉन्ड टूटा होगा, इस ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्म हुआ होगा। इसका मतलब यहां सिग्मा बॉन्ड बन भी रहा है, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है। इसका मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो नहीं है। यहां से और भी देख सकते हो कि यहां हाइड्रोजन एटम क्या हो चुका है, डिसलोकेट हो चुका है, कि नाइट्रोजन से कहां जा चुका है, ऑक्सीजन के ऊपर। तो यहां से हाइड्रोजन भी शिफ्ट हो चुका है। तो मैं कहूंगा इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे भाई, आइसोमर होंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होंगे। ठीक है, जैम 2012 में भी क्वेश्चन आ चुका है इससे। जैम 2012 में क्या क्वेश्चन आया था, जैम 2012 में कहा था कि ये आपके पास बेंजीन है, और इस बेंजीन का नाम होता है केकुला बेंजीन, केकुला, और एक और दे रखी थी बेंजीन की स्ट्रक्चर, ये थी देवार बेंजीन, इसे बोला जाता है देवार बेंजीन, देवार बेंजीन। ठीक है, ये केकुला बेंजीन, ये देवार। कहा था जैम 2012 में क्वेश्चन पूछा था, कहा था इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, क्या ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर होंगे, क्या ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। तो मैं यहां से देख सकते हो कि ये और इस कार्बन के बीच में क्या बना है, सिग्मा बॉन्ड, जबकि यहां पर सिग्मा बॉन्ड है ही नहीं। तो यहां सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हुआ है, इसका मतलब कि सिग्मा बॉन्ड का बनना या ब्रेक होना ही क्या कहलाता है, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो नहीं होगी। तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के आइसोमर होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे भाई, आइसोमर होंगे। या फिर कह देगा क्या इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन से बना होगा, तो बिल्कुल। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है तो उसको आप केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, आइसोमर। अब गेट के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गेट में क्वेश्चन क्या पूछा था, गेट के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ ये दो कंपाउंड दे रखा है, जैसे ये दे रखा था कंपाउंड,
और एक आपके पास ये दे रखा था, कहा था कि इन दोनों के बीच में रिलेशन बताओ, गेट के अंदर क्वेश्चन पूछा था, कहा था इन दोनों के बीच में रिलेशन बताओ क्या होगा। तो रिलेशंस की बात करें तो मैं कहूंगा देखो यहां से ये हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ है किस, कहां से कहां पहुंचा, इस ऑक्सीजन पे। ये जो यहाँ का हाइड्रोजन था वो इस ऑक्सीजन पे जा चुका है। तो हाइड्रोजन का शिफ्ट होना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो नहीं होगी। मैंने कहा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ओनली फॉर एक ही कंडीशन आपको देखनी है, वो क्या होगी कि पाई बॉन्ड की ही ब्रेकिंग होनी चाहिए, पाई बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये हम उसे क्या कहेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नाम देंगे। तो यहां मेरे पास ये हाइड्रोजन एटम का शिफ्ट होना ही क्या कहलाएगा, दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, आइसोमर कहेंगे। ये आइसोमर गेट के अंदर क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, जैसे आपसे कह दिया जाए क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन से अगर मैं बात करूं, आपको बोल दिया जाए कि बताओ इन दोनों के बीच में भाई क्या रिलेशन होगा, इन दोनों के बीच में कह दिया जाए कि क्या रिलेशन होगा, इन दोनों के बीच में कहा जाए कि क्या रिलेशन होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो मैं कहूंगा ये नेगेटिव चार्ज यहां से डीलोकलाइज हुआ होगा और डीलोकलाइज होकर के ये बना होगा। तो ये नेगेटिव चार्ज यहां शिफ्ट हुआ है, तो ये रेजोनेंस जो किया है, ये रेजोनेंस क्या है, तो यहां पर पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई और पाई बॉन्ड का ही फॉर्मेशन हुआ है। तो मैं कहूंगा इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहा होगा, ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी, क्योंकि यहां ओनली फॉर पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और पाई बॉन्ड ही फॉर्म हो रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नाम देंगे। ठीक है, जैसे आपसे एक और क्वेश्चन बोल दिया जाए, कहा जाए कि बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन होगा। जैसे आपसे ये क्वेश्चन बोल दिया जाए और एक आपके पास ये कंपाउंड बोल दिया जाए, कहा जाए कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहा होगा, कि आइसोमर है या एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो कैसे पता करेंगे, हम कहेंगे भाई ये यहां से यहां ट्रांसफर हुआ होगा और ये यहां से जो पाई बॉन्ड बना होगा, ये यहां से आपके पास ये पाई बॉन्ड बना होगा, तो यहां पाई बॉन्ड बना होगा, तो यहां पर अब ये पाई बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हुआ होगा, यहां से जब यहां शिफ्ट हुआ होगा तो क्या बना होगा, तो यहाँ पाई बॉन्ड बन गया होगा, यहाँ आपका OMe है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका पाई बॉन्ड। अब ये आपका लोन पेयर यहाँ इस वैकेंट पी ऑर्बिटल को डोनेट कर देगा और उससे ये फॉर्म हो जाएगा। अगर आप इन चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ ओनली फॉर पाई बॉन्ड का ही ब्रेक हो रहा है और पाई बॉन्ड की ही फॉर्मेशन हो रही है। तो इसका मतलब ये दोनों के बीच, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहा होगा, इन दोनों के बीच में रिलेशन रहा होगा कि ये दोनों एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी। यहां से देख सकते हो ओनली फॉर पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं जो जैम 2020 के अंदर पूछा गया था 2 मार्च के अंदर। ठीक है, तो आप देख सकते हो उसमें क्या क्या क्वेश्चन था, वो मैं एक बार लिख देता हूं भाई, आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, मैं एक बार वो क्वेश्चन देख लेता हूं कौन सा था। ये क्वेश्चन था भाई, देखो इसमें क्वेश्चन पूछा है द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज, और 3 कंपाउंड लिखे गए हैं जो जैम 2020 के अंदर पूछा था। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ये नाइट्रोजन था, ये नाइट्रोजन थे, ये नाइट्रोजन है। इस बार ही क्वेश्चन आया, जो आज रिस्पॉन्स सीट आई है उसी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है भाई। यहां कार्बन है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन है। ठीक है, एक तो ये दे रखा है, इसमें लिखा हुआ 1, दूसरा जो लिखा हुआ है वो भी लिख देता हूं मैं यहां पर, ये नाइट्रोजन है, ये आपका दूसरा नाइट्रोजन, ये तीसरा, ये 4th और ये 5th। ये सेकंड स्ट्रक्चर गिवन है और तीसरी जो स्ट्रक्चर है वो ये स्ट्रक्चर गिवन है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर। अब ये तीन स्ट्रक्चर दे रखी है, कहा है
ऑप्शंस नंबर ए में दे रखा है कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या ये तीनों की तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है? ये ए ऑप्शन दे रखा है। बी ऑप्शन में दे रखा है फर्स्ट एंड सेकंड आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वेयर एज थर्ड इज एन आइसोमर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। कह रहा है कि थर्ड फर्स्ट और सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बट थर्ड जो है वो फर्स्ट और सेकंड का आइसोमर है। ठीक है, क्या ये ऑप्शंस करेक्ट है? थर्ड ऑप्शन जो दे रखा है वो लिखा है फर्स्ट एंड थर्ड आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वेयर एज सेकंड इज आइसोमर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड है। मतलब कहा है कि आपका फर्स्ट और थर्ड जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बट जो सेकंड है वो आइसोमर है फर्स्ट और थर्ड का। क्या ये ऑप्शंस करेक्ट होगा? डी ऑप्शन जो दे रखा है वो लिखा है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फटाफट बताओ भाई। जैम 2020 का है, आज जो रिस्पॉन्स सीट आई है उसी में ही क्वेश्चन आया है। ठीक है, कोई नहीं धीरज, कोई नहीं, मुझे कोई नहीं। फर्स्ट क्लास नहीं थी तो आप 2 क्लास एक बार वो पढ़ लो। ठीक है धीरज, तो आप 2 क्लास वो ले लो और फिर उसके बाद ही थर्ड क्लास देखना। ठीक है मनोज। अरे मनोज कितनी बार तो लिख चुका हूं भाई। CH2 डबल बॉन्ड CH BH2 की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थोड़ी देर पहले तो लिखी थी। एक रेजोनेटिंग, दो आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई थी कि पाई बॉन्ड जो है वो BH2 को डोनेट कर देगा। कितनी बार तो भाई बना दिए। ले फिर बना देता हूं यहां से। कितनी बार लिखेगा इसी क्वेश्चन को। BH2 है तो ये इसके वैकेंट p ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा। इतनी छोटी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी नहीं बनानी आती क्या? अगर अब भी नहीं सीख पा रहा है तो बता फिर क्या फायदा है ऐसी पढ़ाई का। ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई इसकी। बता भाई। देखो जितना के अभी आंसर आ रहा है डी आंसर लिखा हुआ है सभी ने, तो इसका मतलब डी आंसर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर डी। ऋषभ पांडे बी लिखा है, एकमात्र है ऋषभ पांडे। ऋषभ बी बता कैसे होगा, खुद देख। ऋषभ चेक कर बी कैसे होगा। रोशन डी। मुस्कान जो बी लिखा है उसमें चेक कर। मुस्कान चेक कर बी कैसे होगा। सबने डी लिखा है, जिसने भी गलत लिखा है मैं बोल रहा हूं भाई। बहुत अच्छा, सभी ने ही। विकास सेठ, विकास फर्स्ट एंड थर्ड आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, गलत लिखा है, चेक कर विकास। देखो 3 को छोड़कर सभी का आंसर डी है। देखो मैंने कहा सिर्फ भाई आपको क्या चेक करना है, ओनली फॉर आपको ये चेक करना है कि भाई इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो आपको सिर्फ क्या चेक करना है कि पाई बॉन्ड का ब्रेक और पाई बॉन्ड की फॉर्मिंग अगर हो रही है तो उसको आप क्या नाम दोगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर उसके अलावा अगर कुछ हो रहा है, मतलब एटम शिफ्ट हो गया, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मिंग हो गई, ब्रेकिंग हो गई, तो उसको क्या नाम होगा, आइसोमर होगा, या हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कर रहा है। तो या तो वो आइसोमर लिख के देगा या फिर कह देगा क्या एक दूसरे के बीच में केमिकल रिएक्शन हुई, तो बिल्कुल हुई है। ठीक है, अब देखो यहां से अगर फर्स्ट और सेकंड की मैं बात करता हूं तो यहां से देखो ये मेरा हाइड्रोजन जो था, ये हाइड्रोजन यहां से चेक करोगे तो इस नाइट्रोजन पे पहुंच चुका है फर्स्ट और सेकंड में। आप देख सकते हो कि ये हाइड्रोजन यहां आ चुका है। ये कार्बन था, इस कार्बन के बगल में हाइड्रोजन था, इस कार्बन के बगल में था, पर यहां इस कार्बन के बगल में हाइड्रोजन नहीं है, उसके भी आगे है ये एक नाइट्रोजन आगे। तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन यहां इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो चुका है। एटम का शिफ्ट होना एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगी, वो आइसोमर होंगे। ठीक है, अब इनके बीच में रिलेशन चेक करें। देखो यहां से तो ये हाइड्रोजन जो था वो यहां शिफ्ट हो गया इस कार्बन के ऊपर। देख सकते हो कि यहां इस नाइट्रोजन पे यहां क्या था, हाइड्रोजन था,
तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन पे आ चुका है। देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन आ गए, एक हाइड्रोजन था 2 हाइड्रोजन बन गए हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हुआ, एटम ट्रांसफर होगा, एटम शिफ्ट हो गया। एटम का शिफ्ट होना क्या होगा, आइसोमर होगा, क्या नहीं होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगी। फर्स्ट थर्ड में चेक करके देखें, फर्स्ट थर्ड में देखेंगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो गया है। तो देखोगे कि यहाँ इसके बगल में हाइड्रोजन था, इसके बगल में अब हाइड्रोजन नहीं है, इसके इस कार्बन पे आ गए एक हाइड्रोजन। तो फर्स्ट थर्ड भी क्या है आपस में कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं क्या कहूंगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड आर क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर होंगे। ठीक है, देखो कितना इजी क्वेश्चन था, 2 मार्क्स के अंदर दे रखा था ये क्वेश्चंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया है। मोस्टली में जितने भी कम से कम 50 60 70 आंसर दे रखे थे इसमें सभी ने अच्छा कर रखा है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं भाई। ये हमारा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ। तो यहां से क्वेश्चन रेजोनेंस की स्टार्ट हो चुकी है। जैसे फर्स्ट मैंने बता दे पार्ट 2 से आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, तो कई सारे देखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है अच्छे टॉपिक। ठीक है, अब नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कि 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनके बीच में कैसे कंपेयर करें स्टेबिलिटी। ठीक है, इसके ऊपर फर्स्ट क्लास में कई सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछे थे। तो आज हम देखेंगे कि 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में कैसे उनके बीच में कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लिखेंगे कंपैरिजन या स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कंपैरिजन बिटवीन 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या मोर देन 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कि 2 या 2 से ज्यादा अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो उनके बीच में कैसे कंपेयर करेंगे हम। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि मान लो मेरे पास ए की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बी है, बी और सी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और डी। जैसे आप पढ़ते हो कि ये मान लो मेरे पास 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ही हम मिलकर के एक बनता है जिसे आप क्या कहते हो, रेजोनेंस हाइब्रिड। मान लो ये मेरे पास 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो इन सभी का मिलकर के ही हम एक लिखा होता है रेजोनेंस हाइब्रिड जिसे बोला जाता है। जिसे आप क्या कहते हो, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो मैं यहां से क्या कहूंगा, ए बी सी डी ये चारों की चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। तो इन चारों के बीच में कैसे आप कंपेयर करोगे, तो मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा, उन पॉइंट को ही सीक्वेंस वाइज आपको यूज करना है। अगर उस सीक्वेंस को आप डिस्टर्ब कर दोगे तो आप भी डिस्टर्ब होगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला होगा। तो जैसा मैं बताता हूं उसी सीक्वेंस को ही आप फॉलो करना है, तो आपकी स्टेबिलिटी इजीली आप निकाल सकते हो वहां से। ठीक है, तो पहला देखो यहां क्या होगा, पहला पॉइंट होगा हमारा कि जब भी 2 रेजोनेटिंग या मोर देन 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में स्टेबिलिटी आपको कंपेयर करना है, तो सबसे पहले वहां चार्ज देखोगे। जितना कम चार्ज होगा तो उस दून के बीच में जितना कम चार्ज होगा तो हम कहेंगे उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगी उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी। मैं क्या कहूंगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच हैव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच हैव, कि हमारी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर चार्ज आपको देखना है, तो क्या करोगे, विच हैव मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, ये आप पहला पॉइंट, मतलब सबसे पहला पॉइंट आप क्या देखोगे कि जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दी हुई है तो उनके बीच में आप चार्ज चेक करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि आपको एक तो ये स्ट्रक्चर दे रखी है और आपके पास एक ये स्ट्रक्चर दे रखी है। इन 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में आपको कहा जाए कि रिलेशन बताओ क्या होगा, मतलब इन दोनों की स्टेबिलिटी बताओ क्या होगी। तो मैंने कहा सबसे पहला काम आपको क्या करना है, चार्ज देखना है। यहां आप देखोगे तो यहां कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है। यहां चेक करो तो 2 चार्ज है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, मतलब यहां 2 चार्ज है, यहां 0 चार्ज है। तो जितना कम चार्ज होगा वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी। तो मैं कहूंगा फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप ये देखोगे। अब सेकंड पॉइंट की मैं बात करता हूं, अगर मान लो कुछ ऐसा हो जाए उन 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या मोर देन 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर कि वो चार्ज जो है वो इक्वल हो जाए, दोनों के अंदर चार्ज क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तब क्या चेक करना है, तब आपको चेक करना है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स,
कि जिसके पास भी मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे तो मैं कहूंगा वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरी सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। जिसके पास भी अगर चार्ज क्या हो जाए, इक्वल हो जाता है, तो मैं कहूंगा मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आपको चेक करने हैं। तो यहां से सेकंड पॉइंट क्या करोगे कि इफ, या मेरे पास व्हेन जब चार्ज बिकम इक्वल, देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर which have maximum number of pi bonds, maximum number of pi bonds will be more stable। ठीक है। तो जब भी अगर आपके पास चार्ज इक्वल हो जाता है तो आपको सेकंड पॉइंट क्या देखना है, उसमें पाई बॉन्ड चेक करने हैं कि कितने पाई बॉन्ड है। अगर जिसमें ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे हम कहेंगे वो मेरी मोर स्टेबल होगी एज कंपेयर टू दूसरे के। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि आपके पास कह दिया जाए ये कंपाउंड दे रखा है और एक आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये लिख दी, कहा जाए कि इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में कंपैरिजन करो कि कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू यहाँ फर्स्ट के या सेकंड के। ठीक है। तो देखो यहां मैंने कहा सबसे पहला पॉइंट आपको क्या चेक करना है, सीक्वेंस में चलना है भाई। ऐसा नहीं कि पहले ही आप पाई बॉन्ड चेक कर दो तो फिर आपका क्वेश्चन गलत होगा। पहले आपको चार्ज चेक करना है, उसके बाद पाई बॉन्ड चार्ज जब चेक करेंगे तो हम कहेंगे भाई एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर भी एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब उसके बाद अगर चार्ज मैंने कहा इक्वल हो जाता है तो आपको नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखने हैं। आप देखोगे यहां मेरे पास एक पाई बॉन्ड है और यहां 0 पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड होगा तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो मैं कहूंगा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरी क्या होगी, मोर स्टेबल होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर इसमें से कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन दोनों में ज्यादा स्टेबल होगी, तो यहां देख सकते हो कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट के। ठीक है। पहली क्लास पूछा था। ठीक है। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि चार्ज भी इक्वल हो जाए और दूसरा आपके पास पाई बॉन्ड भी इक्वल हो जाए, तब आप क्या चेक करोगे, तो तब आपको अगर मेरा चार्ज भी इक्वल हो जाए, पाई बॉन्ड भी इक्वल हो जाए, तब आपको तीसरा पॉइंट चेक करना पड़ेगा, चार्ज लोकेशन। तीसरा फैक्टर क्या चेक करोगे, चार्ज लोकेशंस। जब आपका पाई बॉन्ड और क्या हो जाए, चार्ज इक्वल हो जाए, तो मैं क्या कहूंगा, हम क्या चेक करेंगे, चार्ज लोकेशंस। तो हम क्या कहेंगे, इफ बोथ टू फैक्टर्स या बोथ फैक्टर्स become equal, तो then we consider चार्ज लोकेशन। ठीक है। चार्ज लोकेशन आप चेक करोगे। अगर मेरे दोनों फैक्टर इक्वल हो जाते हैं तब आपको तीसरा फैक्टर लेके आना है, कौन सा, चार्ज लोकेशन। चार्ज लोकेशन का यहां मतलब क्या है कि आपका जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो कहां है। अगर मान लो मेरे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज के ऊपर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा, हम कहेंगे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर क्या होगा, आपका पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा। तो यहां से आप देख सकते हो कि जो आपका आप पहले ही चार्ज वाली बात कर रहे थे कि सर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को पॉजिटिव रख दिया तो क्यों ज्यादा स्टेबल हो रहा है, वो आपका थर्ड केस आता है। कब आता है, जब चार्ज और पाई बॉन्ड अगर इक्वल हो जाते हैं तब आपको ये लोकेशन देखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि आपको कह दिया जाए कि इन दो के बीच के अंदर, जैसे इन दोनों के बीच में हमें बताओ कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी।
तो कैसे बताएंगे इन दोनों के बीच में? अगर मुझे चेक करना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो मैं सबसे पहला मैं क्या चेक करते हैं? चार्ज। हम कहेंगे मिनिमम जिसके पास चार्ज होगा वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू दूसरे के। ठीक है, तो यहां से अगर हम चार्ज देखेंगे तो इस पे भी एक चार्ज है नेगेटिव, इस पे भी एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब चार्ज तो इक्वल है। उसके बाद क्या चेक करते हैं? पाई बॉन्ड। तो यहां से पाई बॉन्ड चेक करेंगे तो यहां पर भी एक पाई बॉन्ड है, यहां पर भी एक ही पाई बॉन्ड है, तो चार्ज भी इक्वल हो गया, पाई बॉन्ड भी इक्वल हो गया। तब थर्ड कंडीशन क्या लेके आते हैं? चार्ज लोकेशन, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है। ये नेगेटिव चार्ज है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे रहेगा तो ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो यहाँ ऑक्सीजन पे है, यहाँ कार्बन पे है, इसका मतलब ये आपकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी ज्यादा स्टेबल होगी क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज है। अब अगर मेरे पास ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनी है, मतलब ये आपकी चार्ज लोकेशन भी अगर इक्वल आ जाती है, पहला आपका चार्ज भी इक्वल हो जाए, दूसरी आपके पास पाई बॉन्ड भी इक्वल हो जाए, तीसरा आपके पास अगर चार्ज लोकेशन भी इक्वल आ जाती है, तब आपको फोर्थ केस देखना है, वो देखना है चार्ज सेपरेशन। फोर्थ केस आप क्या चेक करोगे? चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन का मतलब हुआ कि आपका अपोजिट जो चार्ज होंगे, अपोजिट जो चार्ज होंगे वो तो क्या होनी चाहिए? मिनिमम डिस्टेंस पे होनी चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस पे होनी चाहिए अपोजिट चार्ज, मतलब पॉजिटिव और जो नेगेटिव होगा या नेगेटिव पॉजिटिव होगा वो क्या होने चाहिए? मिनिमम डिस्टेंस पे होने चाहिए। उसे चार्ज सेपरेशन कहेंगे, या हम क्या कहेंगे? सेम चार्ज जो होगा, जैसे मेरे पास पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया या फिर नेगेटिव नेगेटिव आ गया, तो वो क्या होने चाहिए? मैक्सिमम डिस्टेंस पे होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए? मैक्सिमम डिस्टेंस पे होने चाहिए। तो आपको ये फोर्थ पॉइंट, जैसे फॉर एग्जांपल इसी का मैं बात करूं, यहां लिख देता हूं भाई। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि आपके पास ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे दी जाए, और कहा जाए कि इन दोनों के बीच में कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी, तो मैं कहूंगा सबसे पहला पॉइंट आपको मैंने जो पॉइंट लिख रहा हूं इनको सीक्वेंस वाइज ही यूज करने हैं। अगर इनका सीक्वेंस बिगड़ा तो आप भी बिगड़ोगे, आपका क्वेश्चंस भी बिगड़ेगा, गलत करके आओगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, सीक्वेंस जरूर याद रखना है कि कैसे पहला क्या देखेंगे, उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ठीक है, पहला क्या देखते हैं? मिनिमम चार्ज। सेकंड क्या देखेंगे? पाई बॉन्ड्स। यहां चार्ज देखेंगे तो यहां पर भी दो चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पर भी दो चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव। पाई बॉन्ड चेक करेंगे, एक पाई बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, दोनों के अंदर एक एक पाई बॉन्ड है। तीसरा चार्ज लोकेशन, चार्ज लोकेशन। चार्ज लोकेशन में हम क्या कहते हैं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। यहां देख सकते हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब यहां पर आपके पास ये क्या होगा? ये भी थर्ड पॉइंट जो चार्ज लोकेशन है वो भी इक्वल होगा। फोर्थ पॉइंट फिर आएंगे चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन क्या कहता है? अपोजिट चार्ज पास होने चाहिए और सेम चार्ज दूर होने चाहिए। तो यहां पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट चार्ज क्या होने चाहिए? पास होने चाहिए। तो ये जो अपोजिट चार्ज होंगे पास है, ये अपोजिट चार्ज क्या है? दूर है। तो इसका मतलब ये मेरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होगी एज कंपेयर टू सेकंड के। तो ये 4 पॉइंट होंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ 2 क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आपको बताना है उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में कंपैरिजन करना है। ठीक है, क्वेश्चंस लिख रहा हूं भाई। क्वेश्चन में फर्स्ट लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन फर्स्ट में कंपेयर करना है, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया, ये कंपाउंड लिखा हुआ है, फटाफट करके दिखाओ क्या बनेगा। इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूं, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता हूं यहां। ये आपकी सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसको सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नाम देता हूं। ठीक है, यहां लिख देता हूं। ये आपकी थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी।
आपकी फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, और ये आपकी क्या होगी भाई, फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, ये फोर्थ और ये फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इन पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर कंपेयर करके दिखाओ। मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूं, इसमें भी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंपेयर करना है। ठीक है, देखिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट हो गई है, यहां आपके पास ये सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता हूं यहां, ये थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, ये फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। ये फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। दोनों में फटाफट बताओ कौन से क्या ऑर्डर होगा। इन दोनों क्वेश्चंस में बताओ, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मनोज कुमार का आंसर आया है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, 5। फर्स्ट के अंदर आएगा फर्स्ट, सेकंड, और कौन सा है फिर फोर्थ, और फिर है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फिफ्थ, थर्ड और फिर फिफ्थ। बिल्कुल करेक्ट है भाई मनोज, मनोज बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, 5 सही है। फर्स्ट, फोर्थ। देवेश एक बार चेक कर, देवेश शुक्ला, जो तुमने फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फिफ्थ लिखा है, एक बार चेक करो, एक बार चेक कर भाई वापिस। देवेश, रिचा, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फिफ्थ। भाई जिसका भी हो गया वो मैसेज करते रहें। ठीक है, मैं देखता रहता हूँ भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, सभी के बहुत अच्छे आ रहे हैं आंसर। जिसने फर्स्ट निकाल लिया वो सेकंड निकालो, जिसने फर्स्ट कर लिया वो सेकंड करो, जिसने फर्स्ट कर लिया वो सेकंड करो भाई। सुश्री, सनापास, अंजना, धीरज, विकास, मुस्कान, ऋषभ पांडे, एकता, त्रिशिमा, भाई बहुत अच्छा है, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट क्लियर नहीं दिख रहा, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट में ये ऑक्सीजन है। ठीक है, ये आपका ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन माइनस है, ये कार्बन पॉजिटिव है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, सेकंड में फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फिफ्थ, फर्स्ट, थर्ड क्या लिया है, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिर फोर्थ, सेकंड और फिफ्थ। बिल्कुल सही है भाई, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फिफ्थ। फर्स्ट का सचिन फर्स्ट का है भाई, जिसका भी नहीं हुआ है वो वापस निकालने की कोशिश करो। ठीक है, निकालना है भाई, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कंपेयर द स्टेबिलिटी। बहुत बढ़िया भैया, सभी का बिल्कुल ठीक आ रहा है, मोस्टली का बच्चों का ठीक आ रहा है। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फिफ्थ सही है। जिसने फर्स्ट कर लिया वो सेकंड करो, जिसका फर्स्ट हो गया है वो सेकंड करो भाई। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड, बढ़िया। तपस फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, तपस फर्स्ट का बिल्कुल ठीक है। सब जिसका फर्स्ट हो गया है वो करो। तो देखो, जहां तक मैं देख पा रहा हूं सभी बच्चों का ऑलमोस्ट
ये स्टेबिलिटी ऑफ, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सीख गए हैं। ठीक है, मैंने आज क्या क्या बातें की है, मैंने आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात की है, दूसरी मैंने यहाँ कंपेयर दी स्टेबिलिटी की बात की है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, और उनके टाइप्स की बात की है। ठीक है, आज इतनी ही हम रोक रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इनको एक बार अच्छे से, जिसका जो भी नया स्टूडेंट था जिसकी फर्स्ट क्लास थी, वो एक बार यहाँ इसको पिछले 2 लेक्चर जो मेरे हुए हैं उनको रिवाइज करेंगे, उसके बाद ये 3rd लेक्चर पढ़ेगा। यहाँ से अब क्वेश्चन जो रेजोनेंस के ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं ये अब पढ़ते चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिख लेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट। नेक्स्ट जो हमारा टाइप होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट जो टाइप होगा वो लिखेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, वो मीजोमेरिक इफेक्ट जो होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम यही रोक रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो भाई, कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो आज हम यही रोक रहे हैं। ओके, बाय। अच्छा, आंसर नहीं बताया क्या? अच्छा, आंसर बता देता हूँ भाई। अरे आंसर तो रह गया। देखो मोस्टली बच्चों ने ठीक किया है, मैंने कहा देखो एक बार आंसर देख लो भाई, जिसने भी आंसर एक बार मैच कर लो आंसर क्या होगा। मोस्टली बच्चों ने मेल से रिप्लाई किया है, तो एक बार आंसर देख लो। देखो सबसे पहला मैंने कहा मिनिमम चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो इसका चार्ज जो होगा, ये यहाँ 0 चार्ज है, इस पे 2 चार्ज है, इस पे 2 है, इस पे 2 है, इस पे 2 है, इन चारों पे 2 चार्ज है, इस पे 0 है। इसका मतलब मिनिमम चार्ज फर्स्ट में, तो फर्स्ट जो होगा हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब इन चारों में चार्ज तो इक्वल है, चारों पे 2 चार्ज है। अब सेकंड क्या आता था, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड चेक करें तो यहाँ 2 पाई बॉन्ड, यहाँ 1 पाई बॉन्ड, यहाँ 1 पाई बॉन्ड, यहाँ पर भी 1 पाई बॉन्ड। इसका मतलब ये होगा यहाँ 2 पाई बॉन्ड है, तो हम क्या कहेंगे सेकंड जो हमारा होगा मोर स्टेबल होगा, तो सबसे ज्यादा फर्स्ट फिर सेकंड। ठीक है, अब ये सेकंड में पाई बॉन्ड भी एक एक है इन तीनों के अंदर, थर्ड फोर्थ फिफ्थ के अंदर, तो हमें थर्ड के ऊपर क्या जाना, चार्ज लोकेशन। चार्ज लोकेशन क्या कहता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव और नेगेटिव, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव। तो देखो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या है, नेगेटिव, यहाँ मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव, ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या है, नेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव। बट यहाँ देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव है। इसका मतलब ये दोनों कंपेरिजन में ये तो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, तो हम क्या कहेंगे फिफ्थ जो होगा वो तो हमारा क्या होगा भाई, लीस्ट स्टेबल होगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करो, क्योंकि चार्ज लोकेशन से हमें ये बता नहीं पाया कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो हम क्या चेक करेंगे, चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन क्या होता है कि अपोजिट चार्ज पास रहने चाहिए, सेम चार्ज दूर होने चाहिए। यहां देखोगे पॉजिटिव नेगेटिव ये पास है, यहां देखोगे नेगेटिव और पॉजिटिव क्या क्या है, दूर दूर है। तो इसका मतलब ये हमारा ज्यादा स्टेबल होगा, तो फर्स्ट के बाद कौन आएगा, सेकंड, सेकंड के बाद फोर्थ, और उसके बाद क्या हो जाएगा, थर्ड, और सबसे लीस्ट कौन हो जाएगा, फिफ्थ। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड और फिफ्थ। थर्ड और फिफ्थ ये आंसर बन जाएगा भाई। ठीक है, तो जिसका भी मोस्टली बच्चों का ठीक है, सीख गए हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें। सेकंड के अंदर अगर मैं बात करूं कि इन पांचों के अंदर के स्टेबिलिटी कंपेयर करें रेजोनेटिंग से, तो मैंने कहा सबसे पहले आपको चार्ज देखना है। यहाँ 0 चार्ज है, यहाँ पर चारों के ऊपर 2 चार्ज है। इसका मतलब फर्स्ट जो होगा आपका वो तो मोर स्टेबल होगा। ठीक है, अब इन चारों के ऊपर और चेक करें तो यहाँ पर अगर चार्ज इक्वल हो जाता है तो क्या चेक करते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो यहाँ देखेंगे यहाँ 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ 1 पाई बॉन्ड, यहाँ 1 पाई बॉन्ड, यहाँ 1 पाई बॉन्ड। तो हमारा इसका मतलब 2 पाई बॉन्ड वाला थर्ड ज्यादा स्टेबल होगा, तो फर्स्ट के बाद कौन आएगा, थर्ड। अब इसमें चेक करें इन तीनों के अंदर, तो हम क्या कहते हैं, चार्ज लोकेशन। चार्ज लोकेशन में हम क्या कहते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव। तो यहां देखेंगे ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव। यहां पर भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव। और यहां पर भी क्या है आपके पास, यहां देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव, उल्टा लिख दिया है। तो इसका मतलब ये जो फिफ्थ होगा ये तो आपका लेस स्टेबल होगा। बचा कौन कौन सा, फर्स्ट, सेकंड और आपका फोर्थ बचा। सेकंड फोर्थ के अंदर हम बात करेंगे फिर चार्ज सेपरेशन की। चार्ज सेपरेशन क्या कहता है, अपोजिट चार्ज पास होने चाहिए, सेम चार्ज दूर होने चाहिए। ये अपोजिट चार्ज है तो ये पास होना चाहिए, तो मेरा इसका मतलब फोर्थ जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सेकंड के। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा, इसमें फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फिफ्थ, इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, 5। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। तो जिसका भी करेक्ट नहीं है वो चेक कर लेंगे एक बार दोबारा। ठीक है, मोस्टली बच्चों का बहुत बढ़िया है, सभी ने ऑलमोस्ट ठीक किया है, कोई 1-2 बच्चों को छोड़ करके। ठीक है, तो एक बार जिसने का भी गलत हुआ है वो एक बार चेक कर लेंगे।
बचा हुआ है नेक्स्ट हेडिंग लिख लेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, तो उसमें हम मीजोमेरिक में पढ़ेंगे प्लस एम बी क्या होता है, माइनस एम, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। सर अगर सिर्फ एक ही चार्ज हो नेगेटिव और पॉजिटिव तो क्या दोनों में से ज्यादा स्टेबल होगा या इक्वली स्टेबल होगा? भाई इन चार कंडीशंस लगाएंगे, अगर ये चारों कंडीशंस में ऐसा हो जाता है कि चारों कंडीशंस में कोई चीज इक्वल हो जाती है तो इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी दे देंगे, ठीक है सचिन? सचिन ठीक है। अगर ये चारों कंडीशन से डिफरेंस आ रहा है उसकी स्टेबिलिटी के अंदर तो हम उसे डिफरेंस बता देंगे कि ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। अगर डिफरेंस नहीं आता है, उनकी स्टेबिलिटी कंपेयर नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या कहेंगे, इक्वल हैं वो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। मनोज फिर मैं देखो वही कर दी पागलों वाली बातें चलते चलते वक्त। मैं बार बार कह रहा हूं भाई, मैं मीजोमेरिक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीजोमेरिक। मीजोमेरिक क्यों चिल्ला रहा हूं, मैंने कहा अगले चैप्टर में अगली क्लास में पढ़ाऊंगा मीजोमेरिक इफेक्ट, और फिर डाल दिया मीजोमेरिक का क्वेश्चन। भाई मनोज क्या फायदा है ऐसे क्वेश्चन डाल करके, क्यों इरिटेट करते हो मुझे? भाई देखो ऑनलाइन जो क्लासेस होते हैं इसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे इलॉजिकल क्वेश्चन भी डाल देते हैं, तो उससे अच्छा है, क्योंकि क्लास में तो वो पूछते नहीं, पर यहाँ आपके पास सिर्फ चैट किया और वो डाल देते हो, तो भाई इससे अच्छा है कम से कम मैं बार बार पूरी क्लास में बोलता रहा हूँ भाई, मैं एक पॉइंट नहीं मिस करूंगा। आपके पास Cl भी आएगा, फ्लोरीन भी आएगा, ब्रोमीन भी आएगा, सारे आएंगे, पर बस थोड़ा सब्र रखो, ठीक है। अगर मैं आपको हवा में उड़ाता चलूंगा तो फिर कोई फायदा नहीं जीओसी का। मैं पहले ही बता दिया है जीओसी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर सीखनी है तो जीओसी अगर आपकी नहीं आती है तो कुछ नहीं आता ऑर्गेनिक में आपको, तो जीओसी ही समझनी है, सब कुछ जीओसी का ही खेल है। आप रिएक्शन मैकेनिज्म चलोगे, नेम रिएक्शन में चलोगे, रिएजेंट में चलोगे, हर जगह जीओसी का कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर जीओसी नहीं आती तो सब कुछ फेल है आपके लिए, ठीक है। तो प्लीज एक बार आप सब्र रखो और एक एक करके एक एक चीज को देखते रहो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम मीजोमेरिक पढ़ेंगे, ठीक है मनोज? ओके, गुड नाइट भाई सभी को, ठीक है। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सभी को भाई, गुड नाइट, ठीक है। बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम मीजोमेरिक कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। जो काफी तुम बहुत सारे क्वेश्चंस डाल दिए हैं मीजोमेरिक के, तो मीजोमेरिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद तुम्हारे सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बाय।